हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 6 की राजस्थान बोर्ड की मैं बुक पढ़ा रही हूँ। तो पहली वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करवाए थे। ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने पहला, दूसरा, तीसरा तीनों चैप्टर कंप्लीट करवा दिए थे। पहला चैप्टर था राजस्थान एक परिचय। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर था वह था राजस्थान का इतिहास। और तीसरा चैप्टर था इतिहास जानने के स्रोत। ये तीनों चैप्टर मैं पहली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज चौथे चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इसके अलावा रीट एसएसटी की प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ, और रीट एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ। तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली वीडियो और प्रैक्टिस वाली वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 4 है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाते हैं, कुछ नया आकार बना लेती हैं। राजस्थान में ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जाता है। यानी कि जिस काल के बारे में लिखित इतिहास नहीं है उसके बारे में जो उत्खनन सामग्री प्राप्त होती है उसी के द्वारा ही जाना जाता है। आगे लिखा है, उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया, और ये आपको याद रखना है। क्यों कहा गया? क्योंकि जो उपकरण प्राप्त हुए उनमें पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंद मूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। आगे लिखा है, मानचित्र को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल घाटियों और शैलाश्रयों में बहुतायत में मिले हैं। आगे लिखा है, प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। यानी पहले जो उपकरण बनाए जाते थे वो पत्थर के थे, लेकिन पत्थर के बाद मानव ने धातुओं के जो उपकरण होते हैं उन्हें बनाना प्रारंभ किया। आगे लिखा है, धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया, तो आपको याद रखना है तांबे का। ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये भी याद रखिएगा, कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ क्षेत्रों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कालीबंगा सभ्यता के अवशेष इस चित्र में।
यहाँ पर इस मानचित्र में आप देख सकते हैं राजस्थान सभ्यता के प्राचीन केंद्र। ये प्राचीन केंद्र दिखाई गए हैं राजस्थान सभ्यता के। पीलीबंगा है, कालीबंगा है, रंग महल, बड़ा पोल, सोथी, सुनारी, कालीबंगा, गणेश्वर, बैराठ, दर, ये सभी क्या है, ये राजस्थान सभ्यता के प्राचीन केंद्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले कालीबंगा के बारे में बताया जा रहा है, तो चलिए कालीबंगा के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है राजस्थान में द्वती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। तो ये आपको याद रखना है, हनुमानगढ़ जिला और घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। आगे लिखा है बाद में डॉक्टर बीवी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई थीं। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं, जिन पर अग्निकुंड यानी वेदिकाएं बने हुए हैं। संभवतया यह धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। यानी कि जो अग्निकुंड मिले हैं तो अनुमान लगाया गया कि ये धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होते थे। आगे लिखा है दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा नगर की योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि की साक्ष्य भी मिले हैं। यानी कि इस क्षेत्र में नगर की जो प्राचीर है उसके बाहर जो जमीन है वो जोती हुई है, यानी कि कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि उस पर खेती की जाती थी। आगे लिखा है खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मड़ियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। तो ये सब मिला हुआ है यहाँ से, ये हमें याद रखना है। क्या क्या मिला है? गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मड़ियां, खिलौने, ये सब मिले हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कालीबंगा के बारे में जान लिया। अब लिखा है आघाटपुर या आहड़। लिखा है उदयपुर के पूर्व में आहड़ नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती यानी तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों या मिट्टी से बनी हुई हैं, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरे के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृदभांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। मृदभांड क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन होते हैं। आगे लिखा है धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर और पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड तथा भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। हाँ, आप चित्र में देख सकते हैं, ये है मिरर मूर्ति।
आहड़ संग्रहालय से ये चित्र लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तांबे के पात्र, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे की छुरी। तो ये सभी आहड़ संग्रहालय से चित्र लिए गए हैं। तो जो आघाटपुर या आहड़ है, यहाँ पर क्या होता था, अनुमान लगाया गया, क्योंकि वहां पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं, तो ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर तांबे के बर्तन बनाए जाते थे। वहां के लोग तांबे के बर्तन बनाने में दक्ष थे। जो आहड़वासी थे ये बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। और एक भट्टी नुमा चूल्हा भी यहाँ पर मिला है। तो यह माना जाता है कि इसमें तांबा पिघलाया जाता था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिली हैं जो आपको अभी बताई हैं। तो आघाटपुर के बारे में आपने जान लिया, जिसे आहड़ भी कहते हैं। अब लिखा है बालाथल। लिखा है उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाड़ जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लौह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बैराठ के अतिरिक्त बालाथली ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। अब आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि तांबा पिघलाने के लिए भट्टी के अवशेष मिले हुए हैं वो कहाँ पर मिले हुए हैं, तो वो आघाटपुर या आहड़ में मिले हैं। और लोहा गलाने के भट्टियों के चिन्ह कहाँ मिले हैं, बालाथल में। तो ये आपको याद रखना है। और बालाथल में बैराठ के अतिरिक्त बुना हुआ वस्त्र भी प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। अब लिखा हुआ है गणेश्वर। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। लिखा है सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है, ताम्र संचयी संस्कृति। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाड़, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियां आदि प्रमुख हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेंचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं? हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। तो जो मजबूत बर्तन हैं जिन पर विशिष्ट चित्रकारी की गई है उनमें आपको मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी ये सब देखने के लिए मिलते हैं। तो ये मिले हुए हैं गणेश्वर में। तो ये आपको याद रखना है, 2 प्रकार के मिट्टी के बर्तन यहाँ पर मिले हुए हैं। और यहाँ पर ताम्र उपकरणों में बाड़, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक और अंगूठियां भी मिली हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे लिखा हुआ है आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लौह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लौहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराठ, सांभर, बागौर, रेड़ आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। तो लौहकालीन इतिहास जानने के लिए इनके विवरणों को पढ़ना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये अशोक का बैराठ से प्राप्त शिलालेख है। तो चलिए पहले बैराठ के बारे में लिखा हुआ है तो बैराठ के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है जयपुर जिले में स्थित बैराठ कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है।
इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये याद रखिएगा, बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी। आगे लिखा है महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर के रूप में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। किसमें उल्लेख हुआ है? महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर के रूप में। आगे लिखा है यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख भाबरू या बैराट एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। आगे लिखा है खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। और बालाथल में भी हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। और वैराट में भी मिला है। आगे लिखा है उपर्युक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागौर, ओजियाना, जयपुर जिले में स्थित सांभर, जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित नगर, रेड़, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नौह, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता, गिलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लौह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप बैराट बौद्ध मठ के अवशेष यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में। तो लेसन यहीं पर ये समाप्त होता है। तो इसमें जो राजस्थान के प्राचीन सभ्यता के स्थल थे उनके बारे में जाना है। मुख्य जो स्थल थे उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो छोटे छोटे से लेसन हैं। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। शब्दावली दी गई है। उत्खनन क्या होता है? खुदाई होती है। मृदभांड क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन होते हैं। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। और ताम्र का मतलब तांबा होता है। अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। 2 बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए गए हैं। पूछा गया है किस जिले में कालीबंगा स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। बी इसमें सही हो जाएगा। और अशोक का भाबरू शिलालेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ है? तो बैराठ में। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। तो अध्याय 5 है आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, यानी आजादी से पहले सरकार का स्वरूप कैसा था इस लेसन में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा प्रयास है कि एक वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेसन कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि समय कम है और आप लोगों को ये कंप्लीट पढ़ाना भी है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि एक वीडियो में, पहली वीडियो में मैंने 3 लेसन कंप्लीट करवाए थे। आज भी मेरा प्रयास है कि 3 लेसन तो मैं कंप्लीट करवा ही दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वां अध्याय है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। लिखा है रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी को लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। ये देखकर उसने माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ ने बताया, ये पर्यटक हैं और इस पुराने किले को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया कि इस किले में ऐसा क्या है जो ये देखने आए हैं? आगे लिखा हुआ है, माँ ने बताया, ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया, ये जागीरदार कौन थे और अब वे कहाँ रहते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे, यानी कि जो गांव के प्रशासक होते थे उन्हें ही जागीरदार कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है। और इनके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती उससे पहले ही घर आ गया। वह उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन होते थे, ये अब कहाँ गए? अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी
देता हूँ। तो शिक्षक अब बच्चों को जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में बताएंगे। तो लिखा है, आजादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। आगे लिखा है, राजशाही शासन का स्वरूप, यानी कि जो राजशाही शासन था उसका स्वरूप कैसा था उसके बारे में बताया गया है। लिखा है, राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सिसोदिया, राठौर, कछवाह और चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी थे। यानी कि विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी होते थे। कौन कौन से? राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची और परगना अधिकारी। आगे लिखा हुआ है, अब इन सब के बारे में अलग अलग से बताया जा रहा है। सबसे पहले लिखा है राजा के बारे में। लिखा है, राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सहयोग से शासन संचालन करते थे। यानी कि जो राजा होता था वह संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था और राजा अपने सलाहकारों और मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन का संचालन करते थे। मंत्री कौन होते थे? मंत्रियों के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है, राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। राजा समय समय इनसे मंत्रणा करके राज कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। अब लिखा है बख्शी के बारे में। तो सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। यानी कि जो सेना होती थी उसको वेतन देने का कार्य और जो अन्य जिम्मेदारियां थी सेना संबंधी वो किसे दी जाती थी? बख्शी को। आगे लिखा है खजांची। खजांची कौन होता था? तो आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना, बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। और परगना अधिकारी कौन होता था? तो राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। यानी कि जो राज्य था वो परगनों में विभाजित था और प्रत्येक परगने में शांति व्यवस्था बनी रहे इसकी जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। आगे लिखा है, ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थीं। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि राज्य की सबसे छोटी इकाई, तो ग्राम होता था। अब लिखा है जागीरदारी व्यवस्था। यानी जागीरदारी व्यवस्था क्या थी इसके बारे में बताया जा रहा है। तो लिखा है, एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा हुआ है, राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। यानी कि यदि राजा की मृत्यु हो जाती है तो राजा की मृत्यु के बाद जो राजा बनेगा वो राजा का बड़ा पुत्र होगा, सबसे बड़ा पुत्र। आगे लिखा है, राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। यानी कि जो भूमि राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन करने के लिए देते थे, इस भूमि का जो स्वामी होता था वह जागीरदार कहलाता था।
जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका शासन संचालन था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी। कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी शिखर ने शिक्षक से पूछा कि ये व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में भी बताइए। अध्यापक जी ने कहा, मैं आपको इसके प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। तो जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो लिखा है, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, जो उनकी रियासतें कहलाईं। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। तो जागीरदारी व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसका कोई निश्चित मत नहीं है, लेकिन इसका जो विकसित और स्पष्ट स्वरूप है वह राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हुआ है। और राजस्थान भूभाग पर जो राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए हैं वो रियासतें कहलाईं, और रियासतों की जो सुरक्षा और शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था को प्रारंभ किया था। आगे लिखा हुआ है, जागीर व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। तो राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं थे, ये भी आपको याद रखना है। भाईचारे और सौहार्द पर आधारित होते थे, ये याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है, मध्यकालीन जागीर व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। लिखा है, मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित की गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित किया। तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, अध्यापक ने इसके साथ साथ ही अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी समझाया। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि मध्यकालीन जागीर व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण जो शासक थे उनकी जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। जो शासक थे वे मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। पहले क्या था, राजा और जागीरदार में स्वामी और सेवक जैसा संबंध नहीं था, लेकिन बाद में इनके बीच में स्वामी और सेवक जैसा व्यवहार होने लगा। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध और शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ, कर व्यवस्था लागू हो गई। तो जो कर व्यवस्था है इसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता है, और मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव भी राजस्थान पर पड़ा। तो इसी कारण मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। आगे लिखा है, अंग्रेजों का शासन। अब लिखा है अंग्रेजों का शासन, यानी अंग्रेजों के शासन के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। तो ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे।
1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। तो यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग को। यह आपको याद रखना है। आगे लिखा है, अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। तो 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जो 1 अप्रैल 1937 में लागू हुआ, इसके द्वारा क्या किया गया, अजमेर और मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन किया गया। इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। और गृह विभाग के अंतर्गत आने के बाद क्या हुआ कि इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। तो गृह विभाग के अंतर्गत लाने का यही एक कारण था कि जो सभी कानून थे वह संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे। आगे लिखा हुआ है, देश की आजादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए, 1952 में, और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लेसन जो है यहीं पर समाप्त होता है। शब्दावली दी गई है, शब्दावली के बारे में जान लीजिए। जागीर पट्टा क्या होता है, तो वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। मनसबदारी क्या है, तो मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली, और निर्वाचित का मतलब क्या होता है, चुना हुआ। 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी, किसकी होती थी, बच्ची की होती थी, अभी आपको बताया था। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल, तो इसमें भी सही हो जाएगा। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। तो अगला लेसन है अध्याय 6 है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेसन यदि एक वीडियो में हो जाएंगे तो आपको पढ़ने में भी परेशानी होगी। ये लेसन बड़ा है, इसमें राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में बताया गया है। ये बड़ा लेसन है, इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अध्याय 6 के साथ, जिसमें राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में, और इसके बाद जो लेसन है वो भी उसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो अध्याय 7 है। अध्याय 7 कौन सा है, इसका नाम है जल संसाधन एवं जल संरक्षण। तो ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो 3 लेसन मैंने पहली वीडियो में कंप्लीट करवाए थे और 2 आज की वीडियो में। कुल 10 लेसन हैं, यानी 10 चैप्टर हैं। 5 आपके कंप्लीट हो गए हैं और जल्द ही मैं बचे हुए 5 भी कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।